मेरा बेटा बीमार था और मेरे पास उसकी दवाइयों के पैसे तक न थे। मैंने बड़ी मुश्किल से 500 रुपये उधार पकड़े और घर आ गई। पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवा असर नहीं करती, तो सिर्फ दवा का कोई फायदा नहीं होगा। वो 500 रुपये ही मेरे लिए उम्मीद थी, जिससे मैंने अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और इनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 500 रुपये डरते डरते उसको पकड़ाए कि न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी, लेकिन उस रेडी वाले ने मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। जब घर आकर पैसे गिने तो मुझे लगा कि शायद उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। दिल ने कहा कि वो गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे पैसे दे दूं, लेकिन दिमाग ने कहा कि शायद ये ऊपर वाले की तरफ से मदद है। पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वो कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में पक्का इरादा किया कि सुबह ही जाकर उसको बाकी के पैसे दे दूंगी, और अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वो मान जाएगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस रेडी वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब घराने से था। मेरा बाप शराबी और जुआरी था। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और एक दफा मेरा बाप मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गया और इस तरह हम दोनों बहनों में से एक जुदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बाप के साए से भी दूर रहूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी बाप जुए में हार गया और यूं मैं शादी करके अपने बाप जैसे ही एक आदमी के घर में आ गई। अब मैं भी अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी मेहनत की कमाई अपने जुआरी पति के हाथों से सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के जतन करती, लेकिन वो फिर भी अक्सर ही मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाया करता था। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे तीनों बेटे थे। मेरी कोई बेटी ना थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। वक्त गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को घर की याद आती तो घर आ जाता और जो भी कीमती सामान नजर आता उठाकर बेच देता और अपना नशा पूरा कर लेता। और अगर कुछ भी ना मिलता तो मेरी पिटाई लगाने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो मेरे बच्चों को भी मारने लगता। बस इस बात का शुक्र था कि झोपड़ी मेरी अपनी थी और झोपड़ी वो बेच नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित थी। मेरे इर्द गिर्द भी झोपड़ियों में जो औरतें थी वो भी मेरे जैसी ही थी, जो खुद मेहनत करती और अपने बच्चों को पालती थी। अब छोटे बेटे की बीमारी की वजह से मैंने एक हकदार का हक मार लिया था और ये चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक हफ्ते बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे इस सब्जी वाले का उधार चूकता कर देना चाहिए और मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी। इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे इस रवैये पर हैरत हुई कि शायद वो इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे फ्री होकर मुझसे बात करे, क्योंकि मैंने तो उसके पिछले पैसे भी देने हैं। लेकिन मैं पैसे देने की नीयत से ही आई थी, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। सारे ग्राहकों को निपटाने के बाद वो मेरी तरफ हुआ और मैंने उसे बताया कि पिछली दफा उसने गलती से मुझे ज्यादा रकम वापस कर दी थी, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या क्या चाहिए। मैंने अलग अलग सब्जियों के बारे में बताया और वो तोलने लग गया। सब्जियां तोलने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे हुए, तो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया और आखिर पर जो उसने कहा मुझे हैरत का झटका लगा। उसने मुझसे सिर्फ 100 रुपये मांगे। मुझे लगा कि गलत फहमी हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर दिया, लेकिन उसने 100 रुपये काट कर बाकी के 400 मेरे हाथ पर रख दिए। जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है तो उसने मेरी बात अनसुनी की और दूसरे ग्राहकों की तरफ हो गया। मैं हैरान होती हुई घर वापस आ गई और फिर ये हर बार का काम बन गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, चाहे मैं जितनी भी सब्जी ले लेती, वो मुझसे 100 रुपये ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 1500 से 2000 तक की भी होती थी, लेकिन वो मुझसे 100 रुपये से ज्यादा नहीं लेता था और हमेशा इंतजार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं या पहले वो मुझे दे दे और मुझे फ्री करने के बाद बाकी ग्राहकों की तरफ ध्यान दे, ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो मुझे 100 रुपये में सारी सब्जी दे रहा है। शुरू शुरू में तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगती,
लेकिन जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर में बहुत सी ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो गई तो मैंने भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान का रुख करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले को कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं या हफ्ते में एक दफ़ा जाऊं, मैं जब भी जाती वो मुझसे 100 रुपये लेता था और अच्छे वाली सब्जी तोल कर दे देता। मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो किसी को भी ये सब्जी कम पैसों में नहीं देता था और मैं कोशिश करती थी कि बार बार मैं उसके पास ना जाऊं। लेकिन उसके पैसों से मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी थी और मैंने एक बेटे को स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था। इसलिए मुझे उससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारी रकम चुकानी पड़ती जो कि मैं नहीं चुका सकती थी। मैं हमेशा ये सोच कर जाती कि उससे ज़रूर पूछूंगी कि 100 रुपये का क्या मामला है और वो मुझे ही सब्जी सिर्फ इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते थे, कभी मेरे सब्जी खरीदने के बीच आ जाते तो कभी पहले से मौजूद होते थे। मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता, लेकिन उसका ऐसा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि वो नज़र उठाकर मुझे देखता तक नहीं था। न सिर्फ मुझे बल्कि वो किसी भी औरत को नज़र भरकर नहीं देखता था और ये बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल ये था कि अगर वो मेरी गुर्बत की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको मदद की जरूरत थी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो वो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, सिर्फ मेरी ही मदद क्यों करता है। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी और मेरे हर सवाल का सिर्फ उस सब्जी वाले के पास जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहां पर कोई बड़े पैमाने पर दावत हो रही थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी लेने जाऊं और बावर्चियों की मदद कर दूं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे और मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए तो कम से कम भी 5,000 में बनेगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा। मैंने सारी सब्जी जब तुलवाई, एक दफा मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी और जब पैसों की बारी आई तो मैंने उसके हाथ में 5,000 रुपये रखे जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने उन 5,000 में से भी 100 रुपये काट कर बाकी रकम मुझे वापस करनी चाहिए तो मैंने उससे कहा मैं सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 50 रुपये वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। दुकान पर उस वक्त भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं तसल्ली से उससे सवाल न कर सकी। वो दिन तो सारा दावत में गुजर गया और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम ना मिल सका कि मैं उस सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद था। वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 100 रुपये में सब्जी दी थी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल ना कर सकी। कुछ दिनों बाद जब दोबारा दुकान पर गई तो सिर्फ वही लड़का था और वो खुद नहीं था। मुझे एक दफा तो हैरत का झटका लगा, क्योंकि इतने महीनों से मैं इतने कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब उस लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 100 रुपये में दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 100 रुपये ही क्यों लिए हैं, क्योंकि उस दिन दुकान पर कोई भी और ग्राहक नहीं था, तो उस लड़के ने मुझे बताया कि उसको खुद ये बात समझ नहीं आ रही कि उसकी दुकान के मालिक ने उसे ये बातें क्यों कही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मालिक का हुक्म मान रहा है और दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी आऊं किसी किस्म की कोई भी चीज लूं मुझसे वो 100 रुपये ही लेगा। आज जो मैंने सब्जी ली है उसकी कीमत 800 रुपये बनती है। मैंने उससे पूछा इसका मालिक कब आएगा, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। अब तो मेरा शक ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था और मुझे सवालों के जवाब भी चाहिए थे। अब तो मुझे ये बात नामुमकिन सी लगने लगी थी, क्योंकि अब अक्सर ही दुकान पर वो लड़का हुआ करता था और वो सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी और अच्छी मिल रही थी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उस बीच ये हुआ कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे उनके अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आना शुरू हो गई थी। और ये सब कुछ उस कम कीमत सब्जी की वजह से मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त का खाना पूरा करने के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुए तो मैंने उनकी पढ़ाई और भविष्य के बारे में भी सोचा और अब मुझे कोई उम्मीद नजर आ रही थी कि शायद पढ़ लिख कर मेरे बच्चे किसी मुकाम तक पहुंच जाएंगे
और शायद मेरी दर्द भरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब ये सिलसिला चल निकला तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो न थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लिख लिया करती थी। इसलिए अपने तौर पर मैंने सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, और वो इसलिए कि दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतनी रकम हुई तो सब्जी वाले का सारा उधार चुकता कर दूंगी। सब्जी वाले का ये राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए शायद अपनी क्लास के दोस्तों से किसी से भी बात कर देते और मेरे लिए परेशानियां खड़ी हो सकती थी, क्योंकि सबसे पहले बात मेरे चरित्र पर आनी थी। और मैं गरीब जरूर थी, लेकिन चरित्रहीन न थी। लेकिन ये बात तो कोई नहीं समझता, और सबने मुझसे सवाल करना था कि वो इतनी कम रकम में तुम्हें सब कुछ क्यों देता है। इस सारे मामले को तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके थे, और अभी तक मैं उस व्यक्ति से सवाल नहीं कर सकी थी। और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम से फ्री हुई, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था, वो दूसरा लड़का भी नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते साथ फौरन ही सवाल कर लिया कि तुम ये सब्जी मुझे 100 रुपये में ही क्यों देते हो, बाकी सबको क्यों नहीं देते, और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरीके से मदद कर रहे हो। उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हुई है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बेटों को स्कूल में दाखिल करवा दिया है, और घर की बहुत सी छोटी छोटी चीजें मैंने बना ली है जो पति की नज़र से बचाकर रखी हुई है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नजरों से नहीं देखा, और ये बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो ज्यों का त्यों था कि अगर वो मेरी मदद करना चाहता था तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान थी उसके इर्द गिर्द हम झोपड़ी वाले ही रहते थे। वहां तो सारे ही गरीब लोग थे, तो वो मेरी ही मदद क्यों करता है। जब ये सवाल मैंने उससे किया तो वो घबरा गया और कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने जब उसकी मिन्नत की कि वो सवाल का जवाब दे, दूसरी सूरत में उसकी दुकान से सब्जी नहीं लिया करूंगी, तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा कर लिया कि वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम 7 बजे के बाद मैं उसके घर आ जाऊं तो मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया, और मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब उधर ही दे दे। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस वक्त वो सब्जियां उठाई और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई, आखिर उसने मुझे बुलाया क्यों है, और वो भी रात को। और अगर मैं ना गई तो शायद सारी जिंदगी में जवाब नहीं ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ न जाने वो क्या कर देगा, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा। मेरी जिंदगी में आने वाले तो सभी मर्द ऐसे ही थे, सिर्फ ये सब्जी वाला कुछ सही लगता था, लेकिन था तो मर्द ही। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक दफा जाना चाहिए। इतनी कमजोर तो मैं नहीं हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा नहीं सकूंगी। अब मुझे शिद्दत से 7 बजने का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बड़े बेटों के पास छोड़ा और उनको सख्ती से कहा कि झोपड़ी से बाहर मत आना, और मैं थोड़ी देर में ही एक जरूरी काम से वापस आ रही हूँ। मैंने कमीज के बाजू में एक छोटी छुरी छुपाई और घर की तरफ चल दी, और छुरी इसलिए मैंने रखी थी कि मैं उससे अपना बचाव कर सकूं अगर जरूरत पड़े तो। जैसे जैसे मेरे कदम उस घर की तरफ जा रहे थे मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक दफा तो दिल किया कि पलट जाऊं, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दूं। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की, मेरी जरूरतें पूरी हो रही है। मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, उनको अच्छी शिक्षा मिल रही है, और मेरे घर की जरूरतें भी पूरी हो रही है। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की उलझन मुझे सुकून नहीं लेने दे रही थी, और बार बार मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती कि एक दफा मुझे अंदर जाकर देखना जरूर चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाजे की कुंडी खड़का दी। कुंडी खड़काने के बाद मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा और मुझे अपना यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। इससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की शक्ल नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट नजर आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छुरी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जब उसने डरते हुए देखा तो कहने लगा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
मैंने देखा कि उसके घर में और कोई भी नहीं था और ये बात मुझे और ज्यादा खौफ में डाल रही थी। चलते चलते वो एक दरवाजे तक पहुंचा। वो कमरा किसी स्टोर रूम की तरह लग रहा था। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने के लिए कहा, मैंने छुरी के हत्थे पर अपनी पकड़ मजबूत की और अंदर कदम बढ़ाए। अंदर दाखिल होकर उसने फौरन से लाइट जलाई और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर गिर गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे बाप ने बेच दिया था, उसके बाद से मेरा अपने माँ बाप से कोई वास्ता मतलब नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन या मेरे माँ बाप किस हाल में है, और मैंने तो समझ लिया था कि वो मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूलकर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी कभार माँ का ख्याल आता था, लेकिन शादी के तीसरे साल एक दिन छुपकर मैं वापस वहां गई थी। लेकिन उस घर पर ताला लगा था और इर्द गिर्द के लोगों ने बताया था कि तुम्हारे जाने के साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरा बाप किसी जुए में हार गया था, और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। लेकिन अभी स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपना बाप लेटा हुआ नजर आ रहा था, और मुझे उसे देखकर बहुत ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ इसी आदमी की वजह से हैं। लेकिन इसकी हालत इतनी काबिले रहम थी कि मैं तो इससे नफरत भी न कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपने इसको पहचाना। मेरी तो जुबान बंद हो चुकी थी, मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि ये आदमी आपका बाप है, और सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये व्यक्ति मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ दो ही बहनें थी। मुझे तो लगा था जैसे आज सभी राजों से पर्दा उठने का दिन है, और इतने सारे झटके मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और जब जाकर अपने बाप की हालत देखी तो खुद ब खुद मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसको फालिज का अटैक हुआ था और वो जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा कि ये सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो दो बहनें थी, और फिर ये तुम्हारे पापा कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरी शादी के एक साल बाद ही मेरी माँ को ये एक जुए में हार गए थे। लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीत लिया था, जिसे अपने घर तो ना लेकर आए थे, एक और जगह रखा था। और सब्जी वाला उसी औरत का बेटा यानी मेरा भाई था। इसको जन्म देते ही वो औरत इस दुनिया से चली गई, और ऊपर वाले की कुदरत देखिए कि वो जिसकी बहन थी उसी के हाथों मेरी माँ की दोबारा शादी हुई, यानी उसी के हाथों मेरे बाप ने मेरी माँ को हारा था। इस तरह मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की और अच्छे बुरे की हर किस्म की सीख दी। जब वो कुछ समझदार हुआ तो इन्होंने उसको सारी बात बताई, ताकि ये आइंदा अपने बाप के नक्शे कदम पर न चले। और 2 साल पहले ही हमारी माँ का स्वर्गवास हो चुका है। और जब ये कुछ हुआ तो इसने अपनी बड़ी बहन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, तो मालूम हुआ कि वो तो शादी के 1 साल बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई थी, और उसके साथ ही उसका बच्चा भी इस दुनिया को छोड़ गया था। अब इस दुनिया में इसके रिश्तेदार थे, एक मैं बहन की सूरत में, एक बाप की सूरत में। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, और उसके साथ ही पढ़ा लिखा ना होने की वजह से वो कोई नौकरी तो कर नहीं सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया था कि मेहनत से काम करने की वजह से उसका जमीर भी संतुष्ट था और उसकी इज्जत भी थी। एक दिन उसको बाप मिला, और बाप जिस हालत में उसको मिला उसे तरस आ गया और वो अपने घर ले आया। और अब बाप की सेवा ही के लिए उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ है, क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा सकता, ना ही खुद खा सकते हैं। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की तो मेरी हालत के बारे में जानकर उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए उसने अपने तौर पर मेरी मदद करने की कोशिश की। और वो 100 रुपये भी इसलिए लेता था कि मेरी खुददारी पर आंच न आए, क्योंकि अगर मुझे मुफ्त देता तो शायद मैं दूसरे दिन वापस भी ना आती। क्योंकि शुरू में मैं समझती रही कि उससे गलती हो रही है और मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन जब उन पैसों में से मेरे घर की जरूरतें पूरी होना शुरू हुई तो खुद ही उसकी दुकान पर आने लगी, और वो जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और ये गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की एक छोटी सी कोशिश थी। ये सब सुनकर मैं रोई जा रही थी और दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि भगवान ने मुझे अगर पति और बाप की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में इरादा कर रही थी कि इन तीनों बेटों को गलत नहीं बल्कि सही रास्ते पर चलाऊंगी। पढ़ाई के साथ साथ इनकी अच्छी परवरिश भी करूंगी, जिस पर इससे पहले मैंने शायद कभी ध्यान नहीं दिया था। और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने बाप को माफ कर दिया, क्योंकि जो कुछ उसने हमारे साथ किया था उसकी सजा वो दुनिया में ही भुगत रहा था। और अपनी माँ की तरफ से भी इस आदमी को तो मैंने माफ कर दिया, और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूंगी
और इस बात का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसको बड़ी मुश्किल से कई लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले सेंटर में दाखिल करवा दिया है और जल्द ही वो भी एक अच्छे इंसान की सूरत में मेरे सामने आएगा, तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि जिनके जरिए मैं अपने उस भाई का शुक्र करती जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक पूरा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी मदद की पूरी कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं परवरिश खून से भी बढ़कर होती है, क्योंकि उसकी रगों में खून तो मेरे बाप का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी और परवरिश खून की तासीर पर हावी हो गई थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।